गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में मराठा पेशवाओं का इतिहास हम लोगों ने शुरू किया था, है ना। मराठा पेशवाओं का इतिहास हम लोगों ने शुरू किया था और उसके अंतर्गत बालाजी विश्वनाथ की बात हम लोगों ने किया था कि भाई बालाजी विश्वनाथ कौन थे, क्योंकि पेशवाओं का जो इतिहास है वो वहीं से प्रारंभ होता है। तो जो पेशवाओं का जो इतिहास प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? पेशवाओं का जो इतिहास है वो बालाजी विश्वनाथ से शुरू होता है। इसीलिए हम लोग बालाजी विश्वनाथ से लेकर के जो आगे कुल 7 पेशवा हुए थे और सातों पेशवाओं का मैंने लिस्ट बनवा दिया था आपको कि जो 7 पेशवा थे वो कौन थे। और उसके बाद मैंने कहा था कि इनके जो संबंध हैं कि कौन किसका पुत्र है, कौन किसका भाई है, तो इसका भी एक छोटा सा चार्ट यदि हम लोग बना लें तो इससे हमको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पेशवा किसका क्या था। क्योंकि पेशवा का पद प्रारंभ में तो नहीं, लेकिन पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। और मैंने लास्ट में आपको ये बताया था कि जो पेशवा था वो प्रारंभ में क्या होता था? पेशवा प्रारंभ में प्रधानमंत्री होता था। पेशवा प्रारंभ में प्रधानमंत्री होता था, लेकिन बाद में पेशवा मराठा साम्राज्य का ऑल इन ऑल हो गया। लेकिन मराठा छत्रपति जो होता था वो मराठा राजा या मराठा शासक होता था, और जो पेशवा होता था वो मराठा छत्रपति का प्रधानमंत्री या वजीर होता था, ठीक है ना, होता था। लेकिन बाद में पेशवा ने क्या किया? पेशवा ने मराठा छत्रपति के अधिकार को भी छीन लिया। जब मराठा छत्रपति अयोग्य निकले तब उन्होंने उस अधिकार को छीन लिया। तो यहाँ पर जो पेशवाओं का जो उनका अपना संदर्भ था ना, उसको भी जरा आप देख लो कि भाई क्या था, उसका संदर्भ क्या था, पॉइंट उसका। इसकी बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो मराठा पेशवा, मराठा पेशवा है ना, इससे क्या होगा कि अब जिस भी पेशवा के बारे में मैं बोलूंगा ना आपको समझ में आएगा कि क्या था। पहला जो पेशवा था वो कौन था? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा। बालाजी विश्वनाथ के बाद जो अगला पेशवा बना वो कौन बना? बालाजी विश्वनाथ का पुत्र बाजीराव प्रथम। देखना, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम है ना, बाजीराव प्रथम ये दूसरा मराठा पेशवा था। और ये कौन था? बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। अब बाजीराव प्रथम के पुत्र में 2 पुत्र इसके होंगे। एक का नाम है बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। एक पुत्र का नाम बालाजी बाजीराव है और दूसरे पुत्र का नाम रघुनाथ राव था। रघुनाथ राव था। रघुनाथ राव का पुत्र, यदि रघुनाथ राव के पुत्र की बात करेगा तो रघुनाथ राव का जो पुत्र है उसका नाम बाजीराव द्वितीय है। बाजीराव द्वितीय।
और बाजीराव द्वितीय के बारे में आपको पता है ये कौन है? बाजीराव द्वितीय यह अंतिम पेशवा था। बाजीराव द्वितीय यह अंतिम पेशवा था, है ना। अब यहां पर देखना, बालाजी बाजीराव के पुत्र, बालाजी बाजीराव के पुत्र। अब बालाजी बाजीराव के 3 पुत्र हैं। बालाजी बाजीराव के 3 पुत्र हैं, देख लो 3 पुत्र कौन कौन सा। एक का नाम माधवराव है, माधवराव। दूसरे का नाम है नारायण राव, नारायण राव। और तीसरे का नाम है विश्वास राव। तीसरे का नाम क्या है? विश्वास राव है। तीसरे का नाम विश्वास राव है। तो बालाजी बाजीराव के 3 पुत्र हैं। एक का नाम माधव राव है, एक का नाम नारायण राव है और एक का नाम विश्वास राव है। और जो नारायण राव है ना का पुत्र, नारायण राव का एक पुत्र है जो पेशवा बनेगा और उसका नाम है माधव नारायण राव। माधव नारायण राव। और माधव नारायण राव को ना कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपको मिले माधव, है ना, माधव राव द्वितीय, माधव राव द्वितीय भी शब्द मिल सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से किस नाम से जानते हैं? माधव नारायण राव के नाम से जानते हैं। हाँ, माधव नारायण राव जो था। तो आप देखना ना, अब इससे क्या हो जाएगा ना, अब इससे क्या हो जाएगा कि आपको अब किसी भी पेशवा के बारे में जब मैं बताऊंगा तो आपको डाउट ही नहीं होगा, डाउट ही खत्म हो जाएगा कि कौन सा पेशवा किसका पुत्र था या कौन सा पेशवा किसका भाई था, क्योंकि पेशवा का पद जो था वो क्या हो चुका था? वंशानुगत हो चुका था। हाँ हाँ, बालाजी विश्वनाथ के पहले ना, बालाजी विश्वनाथ के पहले पेशवा का पद ना शिवाजी के प्रशासन में होता था। शिवाजी के प्रशासन में जो अष्टप्रधान होता था ना, सबरीन, जो अष्टप्रधान होता था, तो शिवाजी के प्रशासन में जो अष्टप्रधान था जिसमें 8 मंत्रियों का समूह होता था, उस 8 मंत्रियों के समूह में भी पेशवा होता था जो सबसे प्रमुख मंत्री होता था, और वो पेशवा भी प्रधानमंत्री होता था। वो शिवाजी के प्रशासन में होता था, ठीक है ना। तो शिवाजी के प्रशासन में जो उनका अष्टप्रधान था, अष्टप्रधान का मतलब शिवाजी के 8 मंत्रियों का समूह था जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था, उसमें भी पेशवा का पद होता था, और पेशवा उस समय भी प्रधानमंत्री होता था। और मराठा छत्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता था वो पेशवा का होता था। तो यहाँ पर जो 7 पेशवाओं का क्रम मैं आपको उनके उत्तराधिकारियों के समय की बता रहा हूँ, उसमें जो बालाजी विश्वनाथ था वो पहला पेशवा था, है ना, पहला पेशवा था। लेकिन हाँ हाँ, साहू के द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ पर ना, यहाँ पर जो पेशवा का मामला था वो वंशानुगत, शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा था ना वो वंशानुगत नहीं होता था, उसको कभी भी राजा हटा सकता था या किसी दूसरे को उसके जगह पर नियुक्त कर सकता था। तो पेशवा का पद शिवाजी के अष्टप्रधान में जो था वो वंशानुगत नहीं था, है ना, वंशानुगत नहीं था। लेकिन जो साहू के समय में पेशवा का पद बनाया गया तो साहू ने पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया था। साहू ने पेशवा का पद वंशानुगत बना दिया था। तो इसके वजह से आप देखोगे, हाँ, बालाजी विश्वनाथ पहले, यदि एग्जाम में पहला पेशवा पूछेगा ना तो बालाजी विश्वनाथ ही आपको बताना होगा, जब तक ये न पूछे कि शिवाजी के प्रशासन में, है ना। जब शिवाजी के प्रशासन शब्द को देगा ना कि शिवाजी के प्रशासन में, तब आप बताओगे कि उनके प्रशासन में जो अष्टप्रधान था, अष्टप्रधान का मतलब जो 8 मंत्रियों का समूह था, उसमें जो सबसे प्रमुख मंत्री होता था वो पेशवा होता था, पेशवा होता था। लेकिन यहां पर जो प्रश्न बनेगा
वो क्या बनेगा, वो बनेगा बालाजी विश्वनाथ। क्योंकि साहू ने जो पेशवा का पद क्रिएट किया ना, साहू ने जो पेशवा का पद क्रिएट किया, उसने पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया था। लेकिन शिवाजी के अष्टप्रधान में कोई भी मंत्री का पद वंशानुगत नहीं होता था। किसी व्यक्ति को बना सकते थे, उसको हटा करके किसी अन्य व्यक्ति को बना सकते थे, और वो सारे के सारे मंत्री शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो वो सेगमेंट अलग था, ये सेगमेंट अलग है, ठीक है ना। चलो, तो अब वो अच्छा प्रश्न था सबरीन, अच्छा प्रश्न था, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि सर ये क्या पेशवा, इसके पहले कहीं पे पेशवा शब्द नहीं मिला क्या? तो पेशवा शब्द मिलेगा, कहाँ मिलेगा? शिवाजी के प्रशासन में मिलेगा। शिवाजी के प्रशासन में कहाँ मिलेगा? अष्टप्रधान में मिलेगा, है ना। अष्टप्रधान में मिलेगा कि अष्टप्रधान के 8 मंत्रियों में एक पेशवा भी होता था, जो 8 मंत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री माना जाता था, लेकिन उसका पद वंशानुगत नहीं होता था, ठीक है ना। तो चलो, अब यहां पर बना लिया ना सभी लोगों ने। अब यहां पर देखना कि अब जब भी मैं किसी पेशवा की बात करूंगा तो आपको सारी बातें यहां पर क्लियर रहेगी कि भाई कौन कौन सा पेशवा था। तो अब चलो, अब बालाजी विश्वनाथ के बारे में जो पॉइंट था उसको देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बारे में कुछ लिखा नहीं था, जरा कोई कमेंट करके बता देना। बालाजी विश्वनाथ के विषय में कुछ लिखा नहीं था हम लोगों ने ना, कल हम लोगों ने बालाजी विश्वनाथ के विषय में कुछ लिखा था क्या? जरा ये पॉइंट मुझे बताना कोई। बालाजी विश्वनाथ के विषय में कल हम लोगों ने कुछ लिखा था? नहीं लिखा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले, आप हेडिंग दे दे अब, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, है ना, हेडिंग दे दे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब लिख ले इस पॉइंट को, बालाजी विश्वनाथ। कार्यकाल इनका 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक, 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक। चलो, अब लिखते हैं इसके बारे में, लिखना लिखना। अब ना पूरा पूरा इसकी भूमिका बनाते हुए मैं पूरा पॉइंट जो भी इनके समय से रिलेटेड था वो मैं लिखा देता हूं आपको। लिखना जरा, लिखना। जब साहू को मुगल कैद से छोड़ दिया गया, जब साहू को मुगल कैद से छोड़ दिया गया, जब साहू को मुगल कैद से छोड़ दिया गया, साहू को मुगल कैद से छोड़ दिया गया, और जब साहू और ताराबाई के मध्य, और जब साहू और ताराबाई के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, जब साहू और ताराबाई के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, तब बालाजी विश्वनाथ ने, तब बालाजी विश्वनाथ ने, तब बालाजी विश्वनाथ ने साहू का साथ दिया, तब बालाजी विश्वनाथ ने साहू का साथ दिया, तब बालाजी विश्वनाथ ने साहू का साथ दिया। इसीलिए साहू को, इसीलिए साहू को खेड़ा के युद्ध में सफलता प्राप्त हुई, इसीलिए साहू को खेड़ा के युद्ध में, खेड़ या खेड़ा के युद्ध में सफलता प्राप्त हुई, सफलता प्राप्त हुई। और साहू मराठा छत्रपति बनने में सफल हुआ, और साहू मराठा छत्रपति बनने में सफल हुआ, और साहू मराठा छत्रपति बनने में सफल हुआ, साहू मराठा छत्रपति बनने में सफल हुआ। मराठा छत्रपति बनने में सफल हुआ।
इससे खुश होकर साहू ने, इससे खुश होकर, लिखते रहना, इससे खुश होकर साहू ने 1708 ईस्वी में 1708 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को सेना करते का पद, सेना करते के आगे कोष्टक में लिख सकते हो प्रधान सेनापति, प्रधान सेना करते का मतलब क्या होता है? प्रधान सेनापति। बालाजी विश्वनाथ को सेना करते का पद प्रदान किया, सेना करते का पद प्रदान किया, सेना करते का पद प्रदान किया, है ना, सेना करते का पद प्रदान किया, सेना करते का पद प्रदान किया। और 1713 ईस्वी में, और 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद प्रदान किया, पेशवा का पद प्रदान किया, पेशवा का पद प्रदान किया, पेशवा का पद प्रदान किया। देखो, तो मैंने लिखा भी दिया और इसका एक छोटा सा चार्ट भी आपके सामने बना दिया कि बालाजी विश्वनाथ को कौन सा पद कब मिला था और वो पद किसके द्वारा दिया गया था। वो पद साहू के द्वारा दिया गया था। साहू ने यह पद क्यों दिया था? क्योंकि साहू को मराठा छत्रपति बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? साहू को मराठा छत्रपति बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बालाजी विश्वनाथ ने निभाई थी। और इसीलिए बालाजी विश्वनाथ को पुरस्कार के रूप में पहले प्रधान सेनापति यानी सेना करते का पद दिया और उसके बाद उसको 13 में पेशवा का पद प्रदान कर दिया। 13 में पेशवा का पद प्रदान कर दिया। क्लियर ना? इतनी बात सबको क्लियर हो गई ना कि बालाजी विश्वनाथ को साहू ने 2 पद दिया था। पहले 1718 में, है ना, 1718 में सेना करते का पद यानी प्रधान सेनापति का पद, और 1713 ईस्वी में उसे पेशवा का पद प्रदान किया। इतनी बात हो गई। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। आगे चलकर बालाजी विश्वनाथ, आगे चलकर बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु, आगे चलकर बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधु हुसैन अली के मध्य, सैयद बंधु हुसैन अली के मध्य 1719 ईस्वी में 1719 ईस्वी में एक संधि हुई। 1719 ईस्वी में एक संधि हुई जिसे दिल्ली की संधि कहा गया, जिसे दिल्ली की संधि कहा गया। जिसे दिल्ली की संधि कहा गया। सैयद बंधु हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के मध्य 1719 ईस्वी में एक संधि हुई, है ना, संधि हुई जिसे दिल्ली की संधि कहा गया, जिसे दिल्ली की संधि कहा गया। इस संधि की शर्तों के अंतर्गत, लिखते जाना, इस संधि की शर्तों के, है ना, इस संधि की शर्तों के अंतर्गत मराठों को, इस संधि की शर्तों के अंतर्गत मराठों को इस संधि की शर्तों के अंतर्गत मराठों को दक्षिण भारत के 6 सूबों से
मराठों को दक्षिण भारत के 6 सूबों से चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया। दक्षिण भारत के 6 सूबों से चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया। चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया। हाँ, ये 1708 में यहाँ पे 1708 में बालाजी विश्वनाथ को सेना कर्ते का पद दिया था और 1713 में उनको बालाजी विश्वनाथ का दिया था। और ये जो संधि हुई थी ये 1719 ईस्वी में हुई थी, है ना। तो ये 1708 अलग है, 1713 अलग है, 1719 अलग है। यानी कि आपको बालाजी विश्वनाथ के संदर्भ में केवल 3 डेट को याद रखना है। 1708 में, है ना, 1708 में उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को सेना कर्ते का पद दिया था। सेना कर्ते का पद दिया था, यह ध्यान रखना, सेना कर्ते का पद दिया था। लेकिन 1713 में उनको पेशवा का पद प्रदान किया, है ना। चौथ जो था वो मराठों के द्वारा उन क्षेत्रों से लिया जाने वाला कर था जिस पर मराठों का अधिकार होता था। और मराठे जिन क्षेत्रों से चौथ लेते थे उन क्षेत्रों में लूटपाट नहीं करते थे और दूसरे को भी लूटपाट नहीं करने देते थे। इसी के एवज में मराठे चौथ लेते थे। और चौथ जो होता था वो वहां के कुल आय का 1/4 भाग होता था, यानी चौथाई भाग होता था, इसलिए उसका नाम चौथ रखा गया था। क्लियर ना। चौथ जो था मराठों के द्वारा लिया जाने वाला कर होता था, मराठों के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स या कर होता था जिसको चौथ कहते थे। और चौथ उन क्षेत्रों से लिया जाता था जिन क्षेत्रों में लूटपाट मराठे नहीं करते थे। यानी जो भी राज्य मराठों को चौथ देगा उन क्षेत्रों में मराठे लूटपाट नहीं करेंगे, और यदि चौथ नहीं देगा तो मराठे लूटपाट करेंगे। और दूसरा कि जब कोई राज्य मराठों को चौथ देगा तो उस राज्य पर दूसरा कोई व्यक्ति यदि आक्रमण करता है तो मराठे उस राज्य की रक्षा भी करेंगे, मराठे उस राज्य की रक्षा भी करेंगे। उसी को चौथ कहा गया, उसी को चौथ कहा गया, ठीक है ना। तो यहां पर हाँ, तो चौथ क्लियर हो गया ना। चौथ क्या था? मराठों के द्वारा लिया जाने वाला एक कर होता था, ऐसे समझना इसको। चौथ क्या होता था? मराठों के द्वारा लिया जाने वाला एक कर होता था। मराठे किन राज्यों से कर लेते थे? मराठों को कौन राज्य कर देते थे? जो मराठों के अधीन हो जाते थे। मराठे चौथ के बदले में उन राज्यों में लूटपाट नहीं करते थे और किसी दूसरे व्यक्ति को भी लूटपाट करने की इजाजत नहीं देते थे। यानी कोई दूसरा राज्य यदि उस राज्य पे आक्रमण करेगा तो मराठे उस राज्य की रक्षा करेंगे, उसी को चौथ कहा गया। और चौथ की दर क्या होती थी, है ना? चौथ की दर क्या होती थी? तो चौथ की जो दर होती थी वो कुल आय का 1/4 भाग होता था, कुल आय का 1/4 भाग होता था। और लक्ष्मी का एक प्रश्न है कि सूबा क्या होता था? सूबा प्रांत होता था, प्रांत। तो प्रांत को ही सूबा कहा जाता था, है ना, प्रांत को ही सूबा कहा जाता था। और सूबा के प्रमुख को सूबेदार कहा जाता था। तो जिसको आज हम लोग प्रांत या स्टेट कहते हैं ना, उसको उस समय सूबा कहा जाता था। तो सूबा जो हो गया वो 5 हो, जो सूबा था वो प्रांत था, प्रांत को ही सूबा कहते थे। और जो चौथ होता था वो 1/4 भाग, उस राज्य की आय का 1/4 भाग चौथ के रूप में मराठे लेते थे। इसके एवज में मराठे क्या देते थे? इसके एवज में मराठे उस राज्य पर लूटपाट नहीं करते थे और दूसरा कोई यदि उस पर आक्रमण करेगा तो मराठे उस राज्य की रक्षा करते थे, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह का पॉइंट था। और एक मराठों की तरह और कर लिया जाता सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो होता था वो कुल आय का 1/10 भाग होता था। हाँ, 25%, कुल उत्पादन का 25% मराठे चौथ लेते थे। चूंकि वो कुल उत्पादन का चौथाई भाग होता था इसीलिए उसका नाम चौथ रख दिया गया था, है ना। इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया था? चौथ रख दिया गया था। तो क्लियर हो गया ना। चौथ 1/4 भाग और सरदेशमुखी जो था वो 1/10 भाग था। अभी हम उसको अलग से बताएंगे। हाँ, सुरक्षा देते थे मराठे उस राज्य को, जो राज्य मराठों को चौथ देता था मराठे उस राज्य को सुरक्षा प्रदान करते थे ताकि कोई दूसरा राज्य उस राज्य पर आक्रमण न कर सके या उसकी संपत्ति न लूट सके। तो चौथ के बदले में मराठे उन राज्यों को सुरक्षा प्रदान करते थे और खुद भी उस राज्य में लूटपाट नहीं करते थे। क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलो, तो यहां पर उसी को मैंने बताया कि दिल्ली की संधि हुई थी। लिखना, इसी को लिख रहे थे हम लोग ना। तो लिखना,
दिल्ली की संधि हुई थी जिसके अंतर्गत दक्षिण भारत के 6 सूबों से मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया। मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया। दक्षिण भारत के 6 सूबों से मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया। इसके बदले में मराठे हुसैन अली को 15,000 की सेना की मदद देंगे। इसके बदले में मराठे हुसैन अली को 15,000 सेना की मदद देंगे। और मराठे मुगल बादशाह को 10 लाख रुपया वार्षिक देंगे। और मुगल बादशाह को मराठे 10 लाख रुपया वार्षिक देंगे। और मुगल बादशाह को मराठे 10 लाख रुपया वार्षिक देंगे। 10 लाख रुपया वार्षिक देंगे। मुगल बादशाह को मराठे 10 लाख रुपया वार्षिक देंगे। यही शर्त थी और इसीलिए है ना इस संधि को दिल्ली की संधि कहा गया था। ये दिल्ली की संधि किसके मध्य हुई थी? सैयद बंधुओं में हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ के मध्य हुई थी। अब यहां पर नोट के रूप में एक पॉइंट लिखना, रिचर्ड टेम्पल ने इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने दिल्ली की संधि को मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कहा। इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने दिल्ली की संधि को मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कहा था। ये पॉइंट को समझ लेना कि मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कहा था। इतिहासकार किस इतिहासकार ने कहा? रिचर्ड टेम्पल ने दिल्ली की संधि को मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कहा था। हाँ, नहीं, 6 राज्यों का, जिन दक्षिण भारत के 6 सूबों या 6 राज्यों है ना से चौथ वसूलने का अधिकार दिया गया था, उनको याद नहीं करना है। वैसे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर यही सारे के सारे क्षेत्र थे, लेकिन वो याद नहीं करना। केवल ये याद रखना है कि दक्षिण भारत के 6 सूबों से चौथ वसूलने का अधिकार इस संधि से मराठों को प्राप्त हो गया था। इतनी बात कर जाना। यदि राज्य का नाम याद करना होता तो मैं राज्य का नाम लिखा देता, लेकिन राज्य का नाम नहीं याद करना है। केवल ये बताना है कि 6 सूबों है ना, 6 सूबों का। अब यहां पर हाँ, अब ये हाँ, बिल्कुल। हाँ, चलो अभी इस प्रश्न को भी मैं क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है ना। इस प्रश्न को भी क्लियर कि मैग्ना कार्टा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये मैग्ना कार्टा क्या है ना, मैग्ना कार्टा क्या है? तो ध्यान रखना। अब इसको मैं ये लिख लिया ना, इतनी बात लिख लिया ना सभी लोगों ने कि इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने दिल्ली की संधि को मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कहा है। इतना सभी लोगों ने लिख लिया ना। और मैं मैग्ना कार्टा आपको डिफाइन कर देता हूं, है ना। मैग्ना कार्टा शब्द को मैं डिफाइन कर देता हूं कि मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, इसका क्या संदर्भ होता है। देखना, मैग्ना कार्टा है ना। मैग्ना कार्टा को हिंदी में क्या कहते हैं? महाधिकार पत्र। महाधिकार पत्र कहते हैं, है ना। महाधिकार पत्र कहते हैं। मैग्ना कार्टा को हिंदी में क्या कहते हैं? महाधिकार पत्र कहते हैं।
और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, जरा इसका, है ना, जरा इसका पूरा संदर्भ देख लो, है ना, जरा इसका पूरा संदर्भ देख लो, कहाँ से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी और ब्रिटेन का शासक जॉन किंग, ब्रिटेन के शासक जॉन किंग के द्वारा पहली बार अपने देश में सामंतों को कुछ अधिकार दिया गया था और उसी समय यह शब्द आया था मैग्ना कार्टा। उसी समय यह शब्द आया था मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा शब्द की ओरिजिन कहां से हुई है? ब्रिटेन से हुई है। मैग्ना कार्टा शब्द की ओरिजिन कहां से हुई है? ब्रिटेन से हुई है। किस शासक के समय में हुई थी? विलियम किंग के समय में। जो वहां का शासक विलियम किंग था उसके समय में हुई थी। क्या किया था उसने? सामंतों को पहली बार कुछ अधिकार दिया था और उन्हीं अधिकारों को मैग्ना कार्टा नाम दिया गया। वहां से यह शब्द शुरू हो गया और भारत के इतिहास में कई जगह पर यह मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, है ना। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब कि ये किसी एक क्षेत्र में नहीं हो सकता, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। और इस शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? जब उस क्षेत्र में उतना अधिकार उसके पहले कभी भी प्राप्त न हुआ हो। उस क्षेत्र में उतना अधिकार उसके पहले कभी भी प्राप्त न हुआ हो। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जैसे देखना, वुड डिस्पैच को वुड डिस्पैच, ये कब था? 1854। तो वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर संविधान के भाग 3, देखो मैंने 2 उदाहरण आपको दे दिया ताकि आप समझोगे कि कहीं पर भी इस शब्द का प्रयोग होगा तो इसका मतलब क्या होगा। तो संविधान के भाग 3 को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया और वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था उसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। यानी ये मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में हो सकता है ना। हाँ, अधिकार पत्र, उसको अधिकार पत्र भी कहते हैं और महाधिकार पत्र भी कहते हैं, है ना। अधिकार पत्र भी कहते हैं और महाधिकार पत्र भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जिस भी क्षेत्र में यह शब्द प्रयोग किया जाएगा उसका मतलब कि उतना अधिकार उसके पहले उसको नहीं मिला था और तभी इस शब्द का प्रयोग होता है वहां पर मैग्ना कार्टा। जैसे वुड डिस्पैच में जिस तरह से शिक्षा का प्रावधान किया गया उस तरह का प्रावधान उसके पहले किसी भी आयोग में नहीं किया गया था, इसलिए वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, इतना अधिकार भारत के नागरिक को उसके पहले कभी भी प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए उसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा हो सकता है, अधिकारों के क्षेत्र में हो सकता है, स्वतंत्रता में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग केवल तब करेंगे जब उतना अधिकार उसके पहले कभी भी प्राप्त न हुआ हो, तब वहां पर यह कंडीशन आती है, क्लियर ना। तो इसके वजह से आप देखोगे कि वहां पर जो मैग्ना कार्टा शब्द की शुरुआत हुई थी वो शुरुआत तो ब्रिटेन से हुई थी और ब्रिटेन के शासक जॉन किंग के द्वारा किया गया था। उसके बाद से शब्द प्रचलन में आया और ये अलग अलग संदर्भों में अलग अलग टाइम पे इसका प्रयोग किया गया। हाँ, और बिल्कुल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित की गई थी 1600 में या 1500 में, तो उसको भी वहां पर, तो कहीं पर भी नहीं इसका मतलब होता, केवल शाब्दिक अर्थ क्या जानना कि अधिकार पत्र होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अधिकार पत्र या महाधिकार पत्र होता है। तो महाधिकार पत्र का मतलब कि
किसी भी क्षेत्र में वो हो सकता है, जहां पर जैसे यहां पर मराठों वाले में आपने देखा ना कि मराठों के लिए मैग्ना कार्टा क्यों कहा, क्योंकि इस संधि से अंग्रेजों, इस संधि से मराठों को जितना लाभ हुआ इतना लाभ मराठों को इसके पहले किसी संधि से नहीं हुआ था। क्लियर? इसे मराठों का मैग्ना, दिल्ली की संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया, क्योंकि दिल्ली की संधि से मराठों को जितना लाभ प्राप्त हुआ उतना लाभ मराठों को उसके पहले की किसी भी संधि से प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए उसे मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग कहां पर होता है ना। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग कहां पर होता है, किस कंडीशन में कहा जाता है। हाँ, विशेष अधिकार भी कह सकते हो, विशेष अधिकार कह सकते हैं, अधिकार पत्र कह सकते हैं, महाधिकार पत्र कह सकते हैं, कोई भी शब्द ले सकते हैं, है ना, कोई भी शब्द ले सकते हैं। तो इस तरह से आप देखो कि जो मैग्ना कार्टा शब्द था वो भी मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है, क्योंकि वो जरूरी होता ना कि मैग्ना कार्टा शब्द आ गया तो उसका मतलब क्या है। यही तो शब्दावलियां जब आसान होती चली जाती है, जब शब्दावलियों की मीनिंग समझ में आती है तो विषय आसान हो जाता है, और यही शब्दावलियां जब नहीं समझ में आती है तो विषय कठिन हो जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। क्लियर ना? तो इस तरह से आप देखो, तो अब मराठों का मैग्ना कार्टा वाली बात क्लियर हो गई ना, क्यों, इसलिए मैंने उदाहरण दे दिया। तो उसे दिल्ली की संधि को, है ना, अब एक लाइन में मैं बोल रहा हूं, दिल्ली की संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया, क्योंकि दिल्ली की संधि से मराठों को जितना लाभ हुआ उतना लाभ उसके पहले मराठों को किसी भी संधि से नहीं हुआ था, इसलिए उसे रिचर्ड टेम्पल महोदय ने क्या कहा, अधिकारों का मैग्ना, मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कहा, अब मराठों का के लिए मैग्ना कार्टा कहा। तो क्लियर ना? चल, मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कहा। तो इसको महाधिकार पत्र भी कहेंगे, इसको अधिकार पत्र भी कहेंगे, अधिकार पत्र भी कहेंगे, इसको विशेष अधिकार भी कहेंगे, विशेष अधिकार भी कहेंगे ना, तमाम नामों से उसको जाना जाता है। तो अब हम कई जगहों पे, है ना, कई जगहों पे आप देखेंगे जब फर्रुख सियर के द्वारा, है ना, फर्रुख सियर के द्वारा जब अंग्रेजों को, फर्रुख सियर के द्वारा जब अंग्रेजों को अधिकार दिया, ब्रिटिश कंपनी को जो अधिकार दिया गया उसे ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। क्यों? फर्रुख सियर ने जो अंग्रेजों को अधिकार दिया था उसे भी मैग्ना कार्टा कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें अंग्रेजों ने जो सोचा नहीं था उतना लाभ उनको प्राप्त हो गया, इसलिए उसे अंग्रेजों के लिए या ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा था। और उसको किसने कहा था? और महोदय ने, इतिहासकार और महोदय ने उसे ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा था। तो फर्रुख सियर ने जो अधिकार प्रदान किया था कि केवल 3,000 रुपया देने से, केवल 3,000 रुपया देने से पूरे बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया, केवल 10,000 रुपया देने से सूरत में सभी करों से मुक्त हो गए, तो उसको और महोदय ने क्या कहा था? ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा। अब क्लियर हो गया ना? अब क्लियर हो गया? तो अभी एक तो आप पीछे ही पढ़ चुके थे मैग्ना कार्टा, यहां पे भी मैग्ना कार्टा। तो जहां पे भी मैग्ना कार्टा आएगा, हाँ, 1717 का जो फर्रुख सियर का फरमान था उसको भी मैग्ना कार्टा कहा गया था। किसके लिए कहा गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्यों कहा गया था? क्योंकि जितना उन्होंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा अधिकार उनको मिल गया था। तो जो आपने सोचा नहीं है उतना अधिकार मिल जाएगा तो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाएगा, या उतना अधिकार उसके पहले आपको कभी भी प्राप्त नहीं हुआ होगा तो वहां पर मैग्ना कार्टा कहा जाएगा। ठीक, चल अब अगला पॉइंट लिखना, अब अगला पॉइंट लिखना, अब अगला पॉइंट लिख लो। 1720 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ का निधन हो गया। 1700 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ का निधन हो गया। तब साहू ने बालाजी विश्वनाथ का निधन हो गया, तब साहू ने
हाँ हाँ, ये इतिहासकार था, शासक नहीं था, इतिहासकार था, राज है ना। ये रिचर्ड टेम्पल इतिहासकार था, ब्रिटेन का इतिहासकार था, शासक नहीं था, जिसने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। हाँ, उसको हाँ यूं बिल्कुल, उसको आप असीमित अधिकार भी कह सकते हो। महाधिकार का मतलब भी होता है असीमित अधिकार, तो उसे आप अधिकार पत्र कहो, महाधिकार पत्र कहो, असीमित अधिकार कहो, विशेष अधिकार कहो, अलग अलग नाम से जानते हैं, लिखना। तो जब 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की का निधन हो गया, तब साहू ने बालाजी विश्वनाथ के पुत्र तब साहू ने बालाजी विश्वनाथ के पुत्र तब साहू ने बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम को अगला पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम को अगला पेशवा नियुक्त किया, और इस तरह से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। और इस तरह से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। और इस तरह से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। और इस तरह से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। और इस तरह से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। और इस तरह से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। अब बाजीराव प्रथम के बारे में हम लोग जानेंगे कि बाजीराव प्रथम के समय में क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्योंकि ये 20 वर्ष है ना, केवल 20 वर्ष की उम्र में ये पेशवा बना था बाजीराव प्रथम। यह बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। यह 20 वर्ष की उम्र में पेशवा बना था। और एक लाइन इसमें और बढ़ा देना, साहू ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता की योग्य संतान कहा। योग्य पिता की योग्य संतान कहा। साहू ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता की योग्य संतान कहा था। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको मैंने आपको क्लियर किया। अब इसके बाद हम आपको इतनी पॉइंट को लिख लेना जो मैंने लिखा है। हाँ, 20 साल तक शासन किया था, और इस 20 वर्ष के शासन काल में उसने लगभग अधिकांश युद्ध जीता था। इसीलिए आप देखना, बाजीराव प्रथम को इसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। इसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है।
तो कभी प्रश्न आएगा कि किस पेशवा को, है ना, किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, है ना, किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा गया? तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा गया था, क्योंकि इसने 20 वर्षों में लगभग 40 युद्ध लड़े थे और उन युद्धों में उसे विजय प्राप्त हुई थी। 20 वर्ष के पेशवा के कार्यकाल में लगभग 40 युद्ध लड़ा था और उन युद्धों में इसे सफलता मिली थी। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? लड़ाकू पेशवा नाम दिया गया, है ना, लड़ाकू पेशवा दिया गया। और इसने हिंदू पद पादशाही के आदर्श का प्रचार किया। इसने हिंदू पद पादशाही और शिवाजी की तरह हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। हिंदू धर्मोद्धारक, हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। है ना? इसने हिंदू पद पादशाही का प्रचार किया और शिवाजी की तरह हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। ये पॉइंट भी लेना, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में बाजीराव प्रथम को लेकर के बन सकता है। ये सारे जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं ना, ये सारे के सारे पॉइंट ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। हाँ, इसीलिए तो मैं लिखवाता हूँ ना, इसीलिए तो अंजलि इसको मैं लिखवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि कहाँ कहाँ पे आप लोग गलतियां करते हो और कैसे उन गलतियों को सुधारा जा सकता है। क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों ने कभी ये नोटिस ही नहीं किया है ना, बहुत सारे बच्चों ने नोटिस ही नहीं किया है कि उनकी राइटिंग का क्या हाल है और उनकी स्पीड क्या है। क्या वो जो कमीशन के द्वारा मेंस में जितने शब्द लिखने का टाइम जितने मिनट में दिया गया है, क्या उतने मिनट में वो लिख पाते हैं? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है ना, कभी उन्होंने कोशिश किया कि 125 शब्द का आंसर उन्हें 7 मिनट में लिखना होता है और 200 शब्द का आंसर उन्हें केवल 11 मिनट में लिखना होता है। तो जब आप लिख करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है और आपको अपनी कितनी स्पीड और बेहतर करनी है। जिसकी स्पीड अच्छी होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो उसे इम्प्रूव करना होगा, तभी जा करके होगा। तो आप देखना यहाँ पर इतनी बात जो थी मैंने इसको लिख दिया इनके बारे में। अब इसने जो विस्तार किया ना, है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रिया भी लिख रहे हैं कि सर मेरी स्पीड बढ़ गई है, और सबकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जब आप लिखोगे ना थोड़ा सा, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि बहुत तेज तो नहीं लेकिन इतनी जरूर रहे, ताकि, है ना, इतनी जरूर रहे कि आपकी स्पीड में थोड़ी वृद्धि होती जाए और धीरे धीरे वृद्धि होते होते, है ना, धीरे धीरे वृद्धि होते होते ऐसा होगा कि आप बड़े आसानी से निर्धारित समय में आप प्रश्नों को लिख पाओगे। हाँ, बहुत अच्छा सबरीन। ये दोनों चीज जिसके साथ होगा ना, हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी और स्पीड भी अच्छी होगी, उसको तो अतिरिक्त नंबर मिलने हैं। हाँ बिल्कुल ब्रिजेश, बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप 7 मिनट में 125 से ज्यादा शब्द लिख लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, स्पीड को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और केवल आपको विषय वस्तु पता होगा तो आप अच्छे से उसको लिख पाएंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, तभी तो स्पीड बढ़ेगा ना, तभी स्पीड बढ़ेगा जब बोलेंगे तभी। जब आप तेज लिखने की कोशिश करोगे तो फिर कुछ 1-2 दिन तक तो उंगलियां थोड़ी काम करनी कम कर देंगी, लगेगा कि ना कि उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, लेकिन उसी तरह से आप देखना कि वहां पर पूरा का पूरा संदर्भ हो जाएगा।
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दीक्षा, उसने युद्ध लड़े और हम लोग को उस युद्ध को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कौन सा युद्ध लड़ा, कौन सी संधि की। तो कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी को हम लोग को देखना है ना, उसको हम लोग को देखना है। तो चलो अब यहाँ पर इतनी बात तो हमने कर ली ना कि क्या क्या था। अब इसका कुछ राज्यों के साथ जो संघर्ष हुआ था ना, कुछ राज्यों के साथ जो इसका संघर्ष हुआ था, उन संघर्षों की बात कर लेते हैं कि भाई किन किन राज्यों से इसका युद्ध हुआ था, कौन सी संधियां हुई थी, वो पॉइंट को ले लेते हैं। तो चलो अब यहां पर हम पॉइंट बना देते हैं। बाजीराव प्रथम विजय, बाजीराव प्रथम की विजय। निजाम से संघर्ष। निजाम कहां का होता था? हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम से संघर्ष। हैदराबाद के निजाम से 2 बार संघर्ष हुआ था। इसको मैं आपको चार्ट बना देता हूं जिसमें दोनों बातें हमारी आ जाएगी। हैदराबाद के निजाम से संघर्ष 2 बार हुआ था। 1728 ईस्वी में पालखेड़ के युद्ध में निजाम को पराजित किया। निजाम को पराजित किया। निजाम को पराजित किया। निजाम को पराजित किया और उसके साथ और मुंशी शिवगांव की संधि की। 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 ये पहली बार में। दूसरी बार में देखना 1738 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में निजाम को पराजित किया। निजाम को पराजित किया, है ना, निजाम को पराजित किया। सत्रह सौ 1738 ईस्वी में निजाम को, यहां पर भी निजाम है, पराजित किया तथा उसके साथ दुरई सराय की संधि की। तथा उसके साथ दुरई सराय की संधि की। दुरई सराय की संधि की। देखो तो बाजीराव प्रथम का संघर्ष हैदराबाद के निजाम के साथ ठीक है ना। तो अब वहां पर देखो, यहां पर इस पॉइंट को मैंने ले लिया। देखना, ये हैदराबाद के निजाम से उसका जो संघर्ष हुआ था वो संघर्ष 2 राउंड में हुआ था। और याद करने में आपको आसानी कैसे हुई? 28 और फिर 10 साल के बाद 38, 28 और 38, इसलिए दोनों को एक जगह मैंने कर दिया कि हैदराबाद के निजाम से बाजीराव प्रथम का जो संघर्ष हुआ था वो 2 बार हुआ था। पहली बार 1728 में हुआ था और 1728 में हैदराबाद के निजाम और
बाजीराव प्रथम के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम पालखेड़ का युद्ध था। और पालखेड़ के युद्ध में विजय प्राप्त हुई किसको? बाजीराव प्रथम को। निजाम पराजित हुआ। उसके बाद जो संधि हुई उस संधि का नाम क्या था? मुंशी शिवगांव की संधि था। उस संधि का नाम था मुंशी शिवगांव की संधि। और फिर 10 साल के बाद 1738 ईस्वी में भी भोपाल के युद्ध में 1738 ईस्वी में भी भोपाल के युद्ध में उसने क्या किया? भोपाल के युद्ध में उसने निजाम को दोबारा पराजित किया। और इस युद्ध में पराजित करने के बाद कौन सी संधि किया? दुरई सराय की संधि किया। दुरई सराय की संधि किया। 1728 ईस्वी में पालखेड़ है ना, पालखेड़, ये पालखेड़ ये युद्ध का नाम है। पालखेड़ का युद्ध है ना, पालखेड़ का युद्ध, वही पॉइंट यहां पर लिखा है। पालखेड़ के युद्ध में निजाम को पराजित किया, निजाम को पराजित किया, ठीक है ना। और मुंशी शिवगांव की संधि किया। यहां पर क्या है? 1738 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में निजाम को पराजित किया और उसके साथ दुरई सराय की संधि किया। कौन सी संधि किया? दुरई सराय की संधि किया। तो 2 संधि और 2 युद्ध किसके साथ? हाँ, भोपाल का युद्ध, हाँ भोपाल एमपी में है। और वहां पर उसने घेर लिया था निजाम को। और घेरने के बाद भोपाल में युद्ध तो नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध जैसी कंडीशन बनी थी। और अंततः जो निजाम था उसने क्या किया? निजाम ने अंततः सरेंडर कर दिया था। और उसके बाद दुरई सराय की संधि हुई थी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहां पर जो मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी उसकी बात मैंने आपको बता दिया कि भाई मुंशी शिवगांव की संधि कब हुई थी? ये 28 में ही हुई थी। और जो भोपाल का युद्ध हुआ था उसका समापन किस संधि से हुआ था? तो भोपाल के युद्ध का समापन जो हुआ था वो दुरई सराय की संधि से हुआ था। उसको भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि भाई वो संधि कब हुई थी और किसके साथ हुई थी। इस तरह से यहाँ पर उस पॉइंट को ले लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद केवल सन को जानना ना, केवल सन को जानोगे तो बहुत है उसमें, क्योंकि वो सारे चीज़ों का डेट नहीं क्लियर हो सकता। और जिसका डेट ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उसके डेट को हम भले ले लेंगे, लेकिन सबका ज़्यादातर का हमें क्या जानना है? सन ही जानना है कि कहाँ कहाँ पर क्या था। तो ये दुरई सराय की संधि 38 में हुई थी और जो मुंशी शिवगांव की संधि थी वो 28 में हुई थी, 28 में हुई थी। पालखेड़ का युद्ध, हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में हुआ था। और एक जो हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। भोपाल का युद्ध मध्य प्रदेश में और पालखेड़ का युद्ध महाराष्ट्र में हुआ था। और इन दोनों युद्धों का समापन 2 संधियों से हुआ था। पालखेड़ के युद्ध का समापन मुंशी शिवगांव की संधि से हुआ और भोपाल के युद्ध का समापन दुरई सराय की संधि से हुआ, दुरई सराय की संधि से हुआ। क्लियर ना? तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर ये जो सेगमेंट है इसको भी मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद 1-2 घटनाएं और हुई थी उसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसमें एक घटनाक्रम आपका किससे जुड़ा हुआ है? जो आप देखना, मराठों के इतिहास को लेकर के बॉलीवुड ने भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। मराठों के इतिहास को लेकर के बॉलीवुड ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, है ना, बहुत सारी फिल्में बनाई हैं बॉलीवुड ने। और उसमें एक फिल्म आपने देखी होगी, बाजीराव मस्तानी, है ना। बाजीराव मस्तानी आपने एक मूवी देखी होगी और उसमें किस किस पेशवा की कहानी बताई गई है? बाजीराव मस्तानी में किस पेशवा की कहानी बताई गई है ना। बाजीराव मस्तानी में किस पेशवा की कहानी बताई गई है? तो आप बताओगे कि बाजीराव प्रथम की कहानी है, जिसको क्या नाम दिया गया? लड़ाकू पेशवा नाम दिया गया है ना, लड़ाकू पेशवा नाम दिया गया है। तो बाजीराव मस्तानी मूवी में किस पेशवा के बारे में बताया गया है? बाजीराव प्रथम। जैसे हम लोगों ने कल कहा था ना कि छावा जो मूवी बनी थी उसमें किस मराठा छत्रपति के बारे में बताया गया है? संभाजी के बारे में। तो जो छावा है वो संभाजी की कहानी है, वैसे बाजीराव मस्तानी किसकी कहानी है? वो बाजीराव प्रथम की कहानी है, बाजीराव प्रथम की कहानी है। और उस कहानी का मतलब क्या था वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि उसमें कहानी में जो बातें बताई गई है और जो ऐतिहासिक रूप से सत्य है वो है क्या, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या पॉइंट है ना, उसमें क्या पॉइंट है, उसको जरा देखना कि उसमें जो पॉइंट दिया गया है वो क्या है, आखिर में कहानी क्या है। उसकी मैं कहानी आपको बताता हूं, क्योंकि ना आप कई बार देखोगे कि फिल्मों में चीजों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है, जबकि ऐतिहासिक रूप से वो सत्य नहीं होता है।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत की जाती है। बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ तो नहीं कर सकते, है ना, बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इस पर जो कहानी इसकी है वो क्या है। दरअसल बुंदेलखंड, है ना, कहानी की शुरुआत बुंदेलखंड से होती है। जरा समझना, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था वहाँ के जो राजा थे वो छत्रसाल थे। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल थे। बुंदेलखंड इलाहाबाद सूबेदारी के अंतर्गत आता था। और जब इलाहाबाद का सूबेदार, इलाहाबाद का जब मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगस को बनाया गया, पहले कहानी को सुनो। जब इलाहाबाद का मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगस को बनाया गया, तो मोहम्मद खां बंगस ने क्या किया, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र था जहां के राजा छत्रसाल थे, उनके राज्य को जीतकर इलाहाबाद में मिलाने की कोशिश की गई। और इसी उद्देश्य से मोहम्मद खां बंगस ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और बुंदेलखंड को जीतने की कोशिश किया। चूंकि बुंदेलखंड के जो राजा छत्रसाल थे, बुंदेलखंड के जो राजा छत्रसाल थे, वो मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगस का सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास उतनी बड़ी सेना या उतने बड़े संसाधन नहीं थे। तो ऐसे में उन्होंने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम से मदद मांगी, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम से मदद मांगी। और बाजीराव प्रथम तुरंत पहुंच करके वहां पे बुंदेलखंड मोहम्मद खां बंगस को पराजित करके उसे खदेड़ दिया। मोहम्मद खां बंगस को बाजीराव प्रथम ने पराजित करके वहां से खदेड़ दिया। इस तरह से जो बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल थे उनके राज्य को बचा लिया। इसलिए खुश होकर के जो छत्रसाल थे, बुंदेलखंड के जो राजा छत्रसाल थे, वो खुश होकर पेशवा के शान में एक दरबार का आयोजन किया। यानी पेशवा के शान में या पेशवा के सम्मान में एक उत्सव का आयोजन किया। आसान शब्द को ले लो, पेशवा के सम्मान में एक उत्सव का आयोजन किया। और उस उत्सव में क्या किया था, उस उत्सव में उन्होंने एक मुस्लिम नर्तकी को प्रस्तुत किया था नृत्य करने के लिए, और उस मुस्लिम नर्तकी का नाम क्या था, मस्तानी। तो बाजीराव प्रथम ने जब उनके राज्य को बचा लिया, बुंदेलखंड के राजा के राज्य को बचा लिया, तो इससे खुश होकर के छत्रसाल ने एक उत्सव का आयोजन किया, एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें एक मुस्लिम नर्तकी मस्तानी को नृत्य करने के लिए प्रस्तुत किया गया। बस ऐतिहासिक रूप से कहानी इतनी ही है। अब इसी को फिल्म में 3 घंटे दिखाया है, तमाम चीजों को बढ़ा चढ़ा करके, लेकिन जो ऐतिहासिक सत्य है वो केवल इतनी है कि बाजीराव प्रथम के सम्मान में या शान में छत्रसाल ने एक दरबार का या एक उत्सव का आयोजन किया था, जिसमें मस्तानी को नृत्य करने के लिए प्रस्तुत किया गया। अब उसके बाद उनके बीच में प्रेम हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में इतिहास मौन है, यानी इतिहास में इसकी कोई जानकारी नहीं है। और इसी घटना पर आपने 3 घंटे की मूवी देखी होगी, है ना, 3 घंटे की मूवी देखी होगी। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो भी ऐतिहासिक रूप से जो ऐतिहासिक घटनाओं पे जो फिल्में बनती हैं, उसमें बहुत हद तक चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है, जबकि उसकी सच्चाई कुछ और होती है। तो यहाँ पर उस पॉइंट को भी आप ले लो कि बुंदेलखंड का जो मामला था वो मैं बोल के लिखा देता हूँ आपको कि बुंदेलखंड पर मोहम्मद खां बंगस ने कब आक्रमण किया था और उसका क्या पॉइंट था, है ना, उसका क्या पॉइंट था। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, आप अच्छा निजाम का नाम जानना चाहोगे ना, निजाम कौन था, है ना, निजामुल मुल्क आसफ जाह। यही था निजाम, निजामुल मुल्क आसफ जाह। ये हैदराबाद का उस समय निजाम था। इसका मैं कार्यकाल बता देता हूं ताकि आपको डाउट नहीं होगा। इसी के द्वारा 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की गई थी। तो 1724 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक, 1724 से 1748 ईस्वी तक ये हैदराबाद का निजाम था। और ये आप देख लो, दोनों घटनाएं कब हुई थी, एक 28 में हुई थी, एक 38 में हुई थी। तो दोनों युद्धों के समय हैदराबाद का निजाम कौन था, निजामुल मुल्क आसफ जाह था, निजामुल मुल्क आसफ जाह था। नहीं, छत्रसाल की पुत्री नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो एक मुस्लिम नर्तकी थी जिसको नृत्य करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। वो छत्रसाल की पुत्री नहीं थी, वो है ना, वो किसी की वो पुत्री नहीं थी वो छत्रसाल की, बल्कि एक मुस्लिम नर्तकी थी जिसको नृत्य करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। उसके बारे में उससे ज्यादा कहानी नहीं दिया गया है। हाँ, छावा की जो स्टोरी है ना, छावा की जो स्टोरी आप देख रहे हो उसमें जो जो औरंगजेब ने घोर यातना देकर के हत्या करवाई है, वो एकदम सही कहानी दिखाई है उसमें। छावा की जो कहानी जिसमें औरंगजेब ने घोर यातना देकर के उनकी हत्या की है, कवि कलश की और संभाजी की, वो पूरी घटना उसी तरह से हुई थी जैसा कि उसमें दिखाया गया है, क्योंकि उसी तरह से इतिहास में लिखा भी गया है। तो जैसे इतिहास में लिखा गया उसी तरह से वहां पे दिखाया गया है। ठीक है ना। तो अब ना, अब इतिहास में इसके बस अब मैंने क्या बताया आपको कि इतिहास के अंतर्गत केवल इतना ही मस्तानी का जिक्र किया गया है कि मस्तानी को नृत्य करने के लिए, नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, बस। इससे ज्यादा कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। बाकी जिक्र फिल्मों में किया गया है कि पुत्र था कि नहीं था, पेशवा ने शादी किया कि नहीं किया, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये फिल्मों में है। इतिहास में केवल इतनी बात दी गई है। हाँ, पद्मावत की कहानी भी, पद्मावत की कहानी में भी काफी बातें सही नहीं है, काफी बातें बढ़ा चढ़ा के कही गई है। पद्मावत में भी काफी बातें बढ़ा चढ़ा कही गई है। कुछ कुछ फिल्में हैं जिसमें सच्चाई, जैसे तानाजी मालसूरे, तानाजी मालसूरे जिसमें सिंहगढ़ के किले को, कोंढाना के किले को जीतने का काम किया था। तो तानाजी मालसूरे जो मूवी बनी है ना, वो मूवी में एकदम सच्चाई दिखाया है कि किस तरह से कोंढाना के किले को जीतने के लिए तानाजी मालसूरे ने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन मरते मरते भी उन्होंने कोंढाना के किले पर भगवा झंडा फहरा दिया था। कोंढाना के किले पर भगवा झंडा फहरा दिया था। तो तानाजी मालसूरे भी एकदम सच्चाई को दिखाया है, छावा में भी सच्चाई को दिखाया है, लेकिन बाजीराव मस्तानी में चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा दिया गया है, बहुत उलझा दिया गया है। ठीक है ना। कभी कभी किसी किसी पे तो आती है, कभी कभी किसी किसी विषय पर आती है ना। तो उसको, उसमें आप देखोगे तो पता चलता है कि हाँ भाई, हम जब इतिहास आप पढ़े रहते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि इसमें जो बातें कही गई है वो कितनी सही है, कितनी सही नहीं है। तो ये अब देखो यहाँ पर ये जो खंड था, अब लिख लो इस बात को, मैं आपको बता देता हूं। अब लिख लो इसको, लिखना। बाजीराव प्रथम के समय में, बाजीराव प्रथम के समय में, बाजीराव प्रथम लिखना है, अब आप लोगों को मैं बोल रहा हूं। बाजीराव प्रथम के समय में, बाजीराव प्रथम के समय में बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल थे। बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल थे। बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल थे। जब इलाहाबाद का मुगल सूबेदार, जब इलाहाबाद का मुगल सूबेदार, जब इलाहाबाद का मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगस को बनाया गया, मोहम्मद खां बंगस को बनाया गया, मोहम्मद खां बंगस को बनाया गया, तो उसने बुंदेलखंड को जीतने का प्रयास किया। तो उसने बुंदेलखंड को जीतने का प्रयास किया। तो उसने बुंदेलखंड को जीतने का प्रयास किया। इसीलिए बुंदेलखंड के शासक, उसने बुंदेलखंड को जीतने का प्रयास किया, इसीलिए बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल ने, इसीलिए बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल ने पेशवा से मदद मांगी। बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल ने पेशवा से मदद मांगी, पेशवा से मदद मांगी, और पेशवा ने मोहम्मद खां बंगस को पराजित कर, और पेशवा ने मोहम्मद खां बंगस को पराजित कर दिया, और पेशवा ने मोहम्मद खां बंगस को पराजित कर दिया। पराजित कर दिया। इससे खुश होकर छत्रसाल ने
इससे खुश होकर छत्रसाल ने पेशवा के शान में एक उत्सव का आयोजन किया। पेशवा के शान में एक उत्सव का आयोजन किया। एक उत्सव का आयोजन किया जिसमें एक मुस्लिम नर्तकी मस्तानी को प्रस्तुत किया गया। जिसमें एक मुस्लिम नर्तकी मस्तानी को प्रस्तुत किया गया। मुस्लिम नर्तकी मस्तानी को प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम को कालपी सागर, कॉमा देते जाना, कालपी सागर झांसी और हृदयनगर, कालपी सागर झांसी और हृदयनगर का क्षेत्र पेशवा को व्यक्तिगत जागीर के रूप में दे दिया। पेशवा को व्यक्तिगत जागीर के रूप में दे दिया। पेशवा को व्यक्तिगत जागीर के रूप में दे दिया। पेशवा को व्यक्तिगत जागीर के रूप में दे दिया, है ना, दे दिया, व्यक्तिगत जागीर के रूप में दे दिया। बस इतनी बात इसके अंतर्गत यहां पर था, जिसको हम लोगों ने यहां पर क्लियर कर लिया। ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखना कि अब आगे का जो संदर्भ है ना, उसकी बात हम लोग करते हैं कि आगे का जो पॉइंट है वो क्या है, उसके अंतर्गत जो संदर्भ है वो क्या है, उसकी बात अब यहाँ पे करेंगे। तो ये बुंदेलखंड वाला मामला था। ये घटना कब का था? 1728 का था, है ना, 1728 का ये घटनाक्रम था। इसके बाद अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। और अगला जो पॉइंट इससे रिलेटेड है वो ये है कि अब एक मराठा सेनापति जिनका नाम है त्र्यंबकराव दाभादे, है ना, त्र्यंबकराव दाभादे, त्र्यंबकराव दाभादे, एक घटना इनसे जुड़ी हुई है, बस इसको भी देख लो। त्र्यंबकराव दाभादे ये कौन थे? मराठा सेनापति थे, मराठा सरदार थे या मराठा सेनापति भी थे, मराठा सरदार या मराठा सेनापति। इनको गुजरात से चौथ वसूलने का अधिकार दिया गया था। देखना, गुजरात से चौथ वसूलने का अधिकार इनको दिया गया था। लेकिन ये क्या चाहते थे? ये मालवा से भी चौथ वसूलना चाहते थे। मालवा से भी चौथ वसूलने का अधिकार चाहते थे। अभी बोल के लिखवाएंगे इसको। देखना, अब ने इसलिए लिख दिया ना ताकि आपको शब्द क्लियर रहेगा। तो एक घटनाक्रम है, एक मराठा सरदार है, मराठा सेनापति हैं, जिनका नाम क्या है ना, मराठा सरदार या जो मराठा सेनापति हैं जिनका नाम त्र्यंबकराव दाभादे हैं, इनसे भी पेशवा का संघर्ष हुआ। पेशवा का संघर्ष क्यों हुआ? क्योंकि त्र्यंबकराव दाभादे को गुजरात से चौथ वसूलने का अधिकार साहू के द्वारा दिया गया था। साहू के द्वारा दिया गया था। जो साहू कौन? साहू मराठा छत्रपति, साहू के द्वारा दिया गया था। लेकिन ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और ये गुजरात के साथ साथ मालवा का भी संयुक्त चौथ वसूलने का अधिकार चाहते थे। और जब मालवा से चौथ वसूलने का अधिकार इनको नहीं दिया गया, तब इन्होंने क्या किया? ये निजाम से जाके मिल गए और इसलिए
पेशवा बाजीराव ने इन पर आक्रमण कर दिया और इनको न केवल आक्रमण किया बल्कि इनको युद्ध में पराजित करके इनकी हत्या भी कर दिया। और उसके बाद गुजरात से चौथ वसूलने का अधिकार पीलाजी गायकवाड़ को दे दिया गया और बाद के समय में गुजरात का क्षेत्र मराठा साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इसलिए मैंने नाम लिख दिया त्र्यंबकराव दाभादे और इन्हीं से रिलेटेड जो घटना है। अब उस पॉइंट को आप लिख लो, मैं बोल देता हूं तो आप सीक्वेंस में लिख लेंगे, है ना, आप सीक्वेंस में उसको लिख लेंगे कि क्या क्या इस घटनाक्रम में हुआ था, इसका पॉइंट क्या क्या था। ठीक है ना, तो चलो अब यहां पर लिख लेना त्र्यंबकराव दाभादे वाला जो पॉइंट है ना उसको जरा लिख लो, मैं बोल देता हूं ताकि क्या घटनाक्रम था। लिखना, गुजरात से भी मराठे चौथ वसूलते थे। लिखना, बस पैराग्राफ चेंज करें, गुजरात से भी मराठे चौथ वसूलते थे। गुजरात से भी मराठे चौथ वसूलते थे। गुजरात से भी मराठे चौथ वसूलते थे। साहू ने गुजरात से चौथ वसूलने का अधिकार, साहू ने गुजरात से चौथ वसूलने का अधिकार, साहू ने गुजरात से चौथ वसूलने का अधिकार त्र्यंबकराव दाभादे को दिया। त्र्यंबकराव दाभादे को दिया। त्र्यंबकराव दाभादे को दिया। त्र्यंबकराव दाभादे को दिया जो मराठा सेनापति था, जो मराठा सेनापति था, जो मराठा सेनापति था। किंतु दाभादे इससे संतुष्ट नहीं था। किंतु दाभादे इससे संतुष्ट नहीं था। किंतु दाभादे इससे संतुष्ट नहीं था और वह मालवा के क्षेत्र से भी, और वह मालवा के क्षेत्र से भी चौथ वसूलने का अधिकार प्राप्त करना चाहता था। और वह मालवा से भी चौथ वसूलने का अधिकार प्राप्त करना चाहता था। और वह मालवा से भी चौथ वसूलने का अधिकार प्राप्त करना चाहता था, अधिकार प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए उसने निजाम से मित्रता कर ली। इसीलिए उसने निजाम से मित्रता कर ली। इसलिए बाजीराव प्रथम ने उस पर आक्रमण कर दिया। इसलिए बाजीराव प्रथम ने उस पर आक्रमण कर दिया। इसलिए बाजीराव प्रथम ने उस पर आक्रमण कर दिया और डभोई के युद्ध में, और डभोई के युद्ध में त्र्यंबकराव दाभादे को पराजित कर, डभोई के युद्ध को ध्यान रखना, और डभोई के युद्ध में त्र्यंबकराव दाभादे को पराजित कर उसकी हत्या कर दिया। अभी चौथ को ना प्रेमा, अभी चौथ को मैंने बहुत देर तक डिफाइन किया है, तो शुरू में जो लेक्चर है ना उसको आप देखना दोबारा, तो उसमें मैंने चौथ को डिफाइन किया है ना, कि चौथ क्या होता था, चौथ मराठे क्यों लेते थे, किससे लेते थे, सारी बातें अभी डिफाइन किया है मैंने। ठीक है ना, चौथ एक टैक्स होता था, तो अभी मैंने पीछे डिफाइन किया, उस लेक्चर को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो लिखना, डभोई के युद्ध में त्र्यंबकराव दाभादे को पराजित कर उसकी हत्या कर दिया। त्र्यंबकराव दाभादे को पराजित कर उसकी हत्या कर दिया। त्र्यंबकराव दाभादे को पराजित कर उसकी हत्या कर दिया, और उसके स्थान पर पीलाजी गायकवाड़, और उसके स्थान पर पीलाजी गायकवाड़ को, पीलाजी गायकवाड़, और उसके स्थान पर पीलाजी गायकवाड़ को वहां से चौथ वसूलने का अधिकार दिया। पीलाजी गायकवाड़ को वहां से चौथ वसूलने का अधिकार दिया। वहां से चौथ वसूलने का अधिकार दिया। पीलाजी गायकवाड़ से वहां से चौथ वसूलने का अधिकार दिया। और अंततः 1738 ईस्वी में
ये ना सन लेना चाहोगे ना, सन जो है ये 31 है, 1731 ईस्वी, 1731 ईस्वी। और लिखना, और अंततः 1738 ईस्वी में, और अंततः 1738 ईस्वी में, अंततः 1738 ईस्वी में गुजरात को मराठा साम्राज्य में मिला लिया गया। और अंततः 1738 ईस्वी में गुजरात को मराठा साम्राज्य में मिला लिया गया, गुजरात को मराठा साम्राज्य में मिला लिया गया, गुजरात को मराठा साम्राज्य में मिला लिया गया, गुजरात को मराठा साम्राज्य में मिला लिया गया। क्लियर ना? तो अब यहां पर देखना, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इसको, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या इसका संदर्भ था। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि त्र्यंबक राव दाभादे, त्र्यंबक राव दाभादे कौन था? इसको फिर से कहानी की तरह से सुन लो एक बार। त्र्यंबक राव दाभादे कौन था? त्र्यंबक राव दाभादे, त्र्यंबक राव दाभादे मराठा सेनापति था। साहू जो कि मराठा छत्रपति थे, साहू ने क्या किया? गुजरात से चौथ वसूलने का अधिकार मराठा सेनापति त्र्यंबक राव दाभादे को दे दिया। लेकिन त्र्यंबक राव दाभादे महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो गुजरात के चौथ से केवल संतुष्ट नहीं था, वो चाहता था कि गुजरात के साथ साथ मालवा से भी चौथ वसूलने का अधिकार उसको प्राप्त हो। जबकि मालवा से चौथ वसूलने का अधिकार साहू ने उसको नहीं दिया, इसलिए वो मराठों के खिलाफ जाकर के निजाम से मिल गया, मराठों के खिलाफ जाके निजाम से मिल गया। इसलिए 1731 ईस्वी में, 1731 ईस्वी में त्र्यंबक राव दाभादे पर बाजीराव प्रथम ने आक्रमण कर दिया और त्र्यंबक राव दाभादे को न केवल पराजित किया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी, बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। और त्र्यंबक राव दाभादे की हत्या के बाद पीलाजी गायकवाड़ को वहां से चौथ वसूलने का अधिकार दिया गया। कुछ वर्षों तक पीलाजी गायकवाड़ ने वहां से चौथ वसूला और अंततः 1738 ईस्वी में उस क्षेत्र को, यानी गुजरात के क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया गया, मराठा साम्राज्य में मिला लिया गया। क्लियर? क्लियर? तो इस तरह से आज की क्लास 1.5 घंटे क्लास है। अभी हम लोग की क्लास इस समय 1.5 घंटे ही केवल चल रही है। अभी मुश्किल से केवल 8 मिनट की क्लास बची है बस। आज की क्लास भी केवल 1.5 घंटे है, 11:30 से 1 बजे तक है ना, 1 बजे तक है, 1 बजे तक है। तो अब देख लो, यहाँ पे हो गया ना, त्र्यंबक राव दाभादे वाला मामला क्लियर हो गया ना कि त्र्यंबक राव दाभादे कौन थे? मराठा सेनापति ही थे। लेकिन इनको जब गुजरात से चौथ वसूलने का अधिकार दिया गया, हाँ, डभोई का युद्ध 1731 में, क्लियर ना, डभोई का युद्ध 1731 में हुआ था, डभोई का युद्ध 1731 में हुआ था गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में हुआ था। और उसी युद्ध में, डभोई के युद्ध में ही बाजीराव प्रथम ने त्र्यंबक राव दाभादे को पराजित करके उसकी हत्या कर दिया। सही है, सही है प्रियंका, अब तबीयत एकदम सही है उनकी। अभी कल भी मेरी मुलाकात हुई थी इमरान सर से, तो एकदम उनकी तबीयत सही है। अब एक कल परसों तक वो क्लास लेने लगेंगे बहुत जल्दी ही, ठीक है ना। तो हो गया ना क्लियर सबको? त्र्यंबक राव दाभादे का मामला क्लियर हो गया ना। अब एक पॉइंट और लिख लो ताकि इससे रिलेटेड जो बातें थी वो हमारी पूरी हो जाए, है ना। हाँ, अब इसके बाद जो आगे का पॉइंट था भाई, इतनी बात तो हम लोगों ने कर लिया कि भाई त्र्यंबक राव दाभादे का जो मामला था, त्र्यंबक राव दाभादे का जो मामला था वो क्या था, उसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट थे, है ना। इसकी बात यहां पर हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद बसिन की संधि, है ना, बसिन की संधि को हमें लेना पड़ेगा कि बसिन की संधि कब हुई थी और उससे संबंधित क्या प्रश्न बना था, है ना। उसको भी अब यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं कि भाई बसिन की संधि कब हुई थी और बसिन की संधि से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, उस पॉइंट को अब यहां पर लेंगे हम लोग। ये त्र्यंबक राव दाभादे वाला जो मामला था वो हम लोग का क्लियर हो गया। अब इसके बाद जरा अगला पॉइंट लिख लेना कि क्या था, बसिन की संधि वाला पॉइंट को लिख लेंगे तो ये सेगमेंट हम लोग का पूरा हो जाएगा। लिखना, 1739 ईस्वी में मराठों ने, 1739 ईस्वी में मराठों ने, 1739 ईस्वी में मराठों ने, 1739 ईस्वी में मराठों ने
चिमना जी के नेतृत्व में, देखिए 1739 ईस्वी में मराठों ने, मैं बोल देता हूं आप लिख लो, 1739 ईस्वी में मराठों ने चिमना जी के नेतृत्व में, चिमना जी के नेतृत्व में पुर्तगालियों से चिमना जी के नेतृत्व में पुर्तगालियों से बेसिन को, पुर्तगालियों से बसिन या बेसिन को छीन लिया गया। पुर्तगालियों से नेतृत्व में पुर्तगालियों से देख लो, छीन लिया गया, ये पॉइंट को लिखना, क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो छीन लिया गया, है ना, छीन लिया गया। यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध यह मराठों की महानतम विजय थी, है ना, लिखना आगे, यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध मराठों की यह महानतम विजय थी। यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध, यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध यह मराठों की महानतम विजय थी। यह मराठों की महानतम विजय थी। यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध यह मराठों की महानतम विजय थी। और इस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व की राशि, 2.5 लाख रुपया वार्षिक थी। 2.5 लाख रुपया वार्षिक थी। और इस क्षेत्र से प्राप्त, जल्दी से लिख लेना, और इस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व की राशि 2.5 लाख रुपया वार्षिक थी। राजस्व की राशि 2.5, इस क्षेत्र से मैं लिख भी दे रहा हूं, इस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व की राशि 2.5 लाख रुपया वार्षिक थी। तो ये जो बसिन की संधि थी ना, बसिन की जो विजय थी, ये बहुत महत्वपूर्ण विजय थी मराठों के लिए। और आपने देखा कि यहाँ पर यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध यह मराठों की महानतम विजय थी, यानी कि मराठों के द्वारा पुर्तगालियों को पराजित किया गया था। किसके द्वारा? मराठों के द्वारा पुर्तगालियों को पराजित किया गया था। तो ये 1739 की घटना थी। 1739 की घटना थी, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि 1739 में बाजीराव प्रथम के समय में ही चिमना जी के नेतृत्व में, चिमना जी कौन थे? मराठा सरदार थे। चिमना जी के नेतृत्व में पुर्तगालियों से बसिन या बेसिन, कहीं पे बसिन लिखता है, कहीं पे बेसिन लिखता है, बसिन या बेसिन को छीन लिया गया। यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध यह मराठों की महानतम विजय थी। और इस बसिन के क्षेत्र से क्या प्राप्त होता था? इस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व की राशि 2.5 लाख रुपया वार्षिक थी। यानी जो बसिन का क्षेत्र था, यहां से 2.5 लाख रुपया वार्षिक आय प्राप्त होने लगी थी। यहां से 2.5 लाख रुपया वार्षिक आय प्राप्त होने लगी थी। इस बात को यहां पर ध्यान रखना है आपको कि यहां से कितनी आय प्राप्त होने लगी थी, तो 2.5 लाख रुपया वार्षिक आय प्राप्त होने लगी थी। तो ये बाजीराव प्रथम से संबंधित जो पॉइंट था हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि यही बड़ा टॉपिक था जहां से प्रश्न ज्यादा बनता है, तो उसको हमने आपको ले लिया। अब इसके बाद जो अगला मराठा पेशवा है उसका नाम आप ले लो। अगला मराठा पेशवा जो होगा वो होगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ये तीसरा पेशवा होगा, बालाजी बाजीराव। और इसका कार्यकाल क्या होगा? 1740 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक। 1740 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक इसका कार्यकाल होगा। बालाजी बाजीराव के बारे में 2 प्रश्न। इसे नाना साहब के नाम से जाना जाता है, इसे नाना साहब
के नाम से जाना जाता है? इसे नाना साहब, है ना, एक तो 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब मिलेंगे, और प्रश्न है कौन से पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? तो बालाजी बाजीराव को। और एक प्रश्न यहां पे और लिख लेना, इसके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। और एक और कंट्रास्ट की बात ये भी होगी, है ना, एक और कंट्रास्ट की बात ये भी होगी, और एक और कंट्रास्ट की बात ये भी होगी कि इसी के समय में पतन भी प्रारंभ होगा। ये भी ध्यान रखना, इसी के समय में पतन भी प्रारंभ होगा। तो पतन भी प्रारंभ होगा क्योंकि पानीपत का तृतीय युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध, है ना, ये पॉइंट आएगा कि बालाजी बाजीराव, पानीपत का तृतीय युद्ध इसी के कार्यकाल में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध, वही कल हम लोग इसके पॉइंट को पढ़ेंगे कि भाई पानीपत का तृतीय युद्ध किसके समय में हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। और वो किसके समय में हुआ था? बालाजी बाजीराव के। तो चूंकि आज समय पूरा हो गया है ना, 1.5 घंटे की क्लास थी, क्योंकि अब दूसरी क्लास है, तो अभी हम लोग यहाँ पर हाँ पानीपत के तृतीय युद्ध को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अभी कल पढ़ेंगे। आज तो टाइम पूरा हो गया है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कि भाई इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। अभी आपको क्या देखना था कि बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी कहा गया, और इसी के समय में, है ना, इसी के समय में सबसे ज्यादा मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ था। क्लियर ना? तो चलें अब कल मिलते हैं फिर, और कल यहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।